आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है एक चुंबकीय द्विध्रुव दो चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में है। ये क्षेत्र एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और उनमें से एक क्षेत्र का परिमाण 12×10⁻² टेस्ला है। यदि द्विध्रुव स्थायी संतुलन में इस क्षेत्र से 15 डिग्री का कोण बनाए तो दूसरे क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो एक डाइपोल है, वो दो चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में रखा है और दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर है और उनमें से एक का मैग्नीट्यूड बता दिया है क्षेत्र का, वो है 12×10⁻² टेस्ला। कह रहा है स्थायी संतुलन जिस दिशा में है डाइपोल का, द्विध्रुव का, उससे इस क्षेत्र से 15 डिग्री का कोण बनाए हुए है डाइपोल। तो कह रहा है दूसरे क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो चुंबकीय क्षेत्र दिखाए गए हैं, ये B1 है, ये B2 है, एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाए हैं। ये पूरा 60 डिग्री है, 15 और 15 है, 45 और 15। और जो हमारा डाइपोल है वो किसी एक चुंबकीय क्षेत्र से 15 डिग्री के कोण पर है, जहाँ पर स्थायी संतुलन में वो रह सकता है। तो स्थायी संतुलन से 15 डिग्री के कोण पर है। तो इन्हीं दोनों 60 डिग्री में कोण के अंतर्गत ही रखा गया है। तो मान लेते हैं कि B1 में स्थायी संतुलन में है, तो यहाँ से 15 डिग्री के कोण पर डाइपोल रखा गया है। अब देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए B1 1.2 × 10⁻² टेस्ला हमको दिया गया है, B2 हमको बताना है। और द्विध्रुव एक क्षेत्र से 15 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरे से क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण, जैसा फिगर में बताया गया है। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र 60 डिग्री के कोण पर हैं, क्वेश्चन में बताया गया है, और इन्हीं के बीच में द्विध्रुव रखा गया। तो मान लेते हैं कि B1 से 15 डिग्री के कोण पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि द्विध्रुव स्थायी संतुलन में इस क्षेत्र से 15 डिग्री का कोण बनाए, तो ये जो बताया गया है, तो मान लीजिए B1 हमको बताया गया है, तो B1 से 15 डिग्री के कोण पर द्विध्रुव है। तो दूसरे के क्षेत्र का कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि 60 में 15 घटाएंगे तो 45 बचेगा। अब संतुलन की स्थिति में दोनों के कारण द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण परस्पर संतुलित हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये घूमेगा, और घूमने में संतुलन में है, तो इसका मतलब कि इस पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जितना इधर को बल काम करेगा, बलाघूर्ण टार्क, उतना ही इधर को काम करेगा इसके कारण। और जब ये दोनों बराबर होंगे तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो वही कह रहा है कि संतुलन की स्थिति में दोनों के कारण द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण परस्पर संतुलित हो जाएंगे। तो अब बलाघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है mb sin थीटा, ये फार्मूला होता है, तो वही लागू कर देंगे। तो B1 के लिए हम B1 sin 15 डिग्री और B2 के लिए हम B2 sin 45 डिग्री। तो B2 आ जाएगा B1 sin 15 बटे sin 45, क्योंकि ये दोनों संतुलन में है इसलिए दोनों को बराबर कर दिया गया। तो ये हमारा B1 दिया है 1.2 × 10⁻² इंटू साइन 15 की वैल्यू 0.2588 होगी, अपान साइन 45 डिग्री का मान 0.707। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 4.39 × 10⁻³ टेस्ला, यानी लगभग 4.4 × 10⁻³ टेस्ला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
कह रहा है एक समोर्जी 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज पर जो शुरू में क्षैतिज दिशा में गतिमान है, 0.04 गाउस का एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र जो किरण पुंज की प्रारंभिक दिशा के लंबवत है लगाया गया है। आकलन कीजिए 30 सेंटीमीटर की क्षैतिज दूरी चलने में किरण पुंज कितनी दूरी ऊपर या नीचे विस्थापित होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का मास दिया है 911 × 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है 160 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पर देखिए नोट में लिख रहा है, कह रहा है इस प्रश्न में आंकड़े इस प्रकार चुने गए हैं कि उत्तर से आपको यह अनुमान हो कि टीवी सेट में इलेक्ट्रॉन गन से पर्दे तक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की गति भूचुंबकीय क्षेत्र से किस प्रकार प्रभावित होती है। देखिए जो समऊर्जी लिखा है मतलब सम ऊर्जा वाली, मोनो एनर्जेटिक वेव, यानी एक ही ऊर्जा वाली कोई बीम है तरंग की। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा है मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, तो एक ही ऊर्जा वाले सारे इलेक्ट्रॉनों की कोई बीम है। तो वो किरण पुंज है जो शुरू में क्षैतिज दिशा में गतिमान है। इतने गॉस का एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र जो किरण पुंज की प्रारंभिक दिशा के लंबवत है। तो जो किरण पुंज की दिशा है उसके लंबवत इतने गॉस का चुंबकीय क्षेत्र लगता है। कह रहा है आकलन कीजिए कि 30 सेंटीमीटर की क्षैतिज दूरी चलने में किरण पुंज कितनी दूरी ऊपर या नीचे विस्थापित होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से किरण पुंज प्रभावित होगा और 30 सेंटीमीटर चलने पर ऊपर या नीचे में से कितनी दूरी विस्थापित हो गए हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है, इस फिगर को हम लोग समझते हैं। तो ये जो Vx हमको दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन किरण का जो पुंज है उसकी गति बताई गई, सीधी रेखा में गति कर रहा है। और ये जो प्लेन बताया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रवेश करेगा और प्रवेश करके 0.30 मीटर दूरी तय करेगा। वो दूरी ये x से मान लेते हैं और b तक आते आते ये दूरी 0.30 मीटर हो जाती है। तो इतना हम लोग समझने के बाद अब आगे बात करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि हमको दिया गया है कि b = 0.04 गॉस, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। इसको टेस्ला में बदलेंगे तो 4 × 10⁻⁶ टेस्ला होगा, क्योंकि 10⁻⁴ का गुणा करेंगे। अब माना इलेक्ट्रॉनों का वेग Vx है, तब अगर ये इलेक्ट्रॉन का वेग हम Vx मान लें और चूंकि गतिमान है तो गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर होती है 12mv²। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के लिए m की जगह me रखा गया है और चूंकि ये Vx वेग से चल रहे हैं x डायरेक्शन में, तो इसलिए v की जगह Vx² लिखा गया है। ये हो गया k। तो ये Vx = हो जाएगा √2k/me। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब मेन बात यह है कि हमने ये Vx निकाला क्यों, ये सबसे मेन प्रश्न है कि Vx को निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, यहाँ हमने Vx क्यों निकाला। तो इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर जो है कितनी दूर चलने के बाद, ये कह रहा है कि आकलन कीजिए कि 30 सेंटीमीटर की क्षैतिज दूरी चलने में किरण पुंज कितनी दूरी ऊपर या नीचे विस्थापित होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 30 सेंटीमीटर चलने के बाद ऊपर या नीचे कितना विस्थापित होगा, ये हमको बताना है। तो चूंकि ये ऊपर नीचे का विस्थापन हमको बताना है, तो ये जो एंगल बना है इस एंगल में मान लीजिए r है, ये r cos थीटा है और ये हमने डिस्टेंस y मानी है। तो इनमें अगर किसी को निकालना है
तो इसमें हमको जैसे Vx है तो पहले हमने Vx निकाला, इस Vx से हम R निकाल लेंगे, थीटा हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए आर cos थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर आर साइन थीटा होगी। तो इस माध्यम से हम आगे जो भी नई जानकारी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये Vx हमने निकाल लिया। अब Vx निकालने के बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के कारण वृत्तीय मार्ग पर गति करते हैं। अब ये जो हमने वृत्ताकार पथ बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल गुजरता है तो सर्कुलर मोशन करता है, तो वही कह रहा है वृत्तीय मार्ग पर गति करते हैं। तो हमने वृत्तीय मार्ग बनाया। अब जिसकी त्रिज्या निम्नवत है, अगर इसकी हम त्रिज्या निकालने चाहें तो फार्मूला होता है R बराबर mv/qb। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो Q लिखते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो E लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये आ गया R बराबर mevx/EB। अब देखिए यहाँ Vx की ज़रूरत पड़ रही है इसलिए हमने यहाँ Vx निकाला। तो ये वैल्यू रखी me/EB और Vx बराबर इतना है तो √2k/m ही रखा। तो ये सॉल्व करने पे आया √2k me/EB। अब √2 और k की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर, k गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखिए एक समोर्जी यानी मोनो एनर्जेटिक बीम जो है उसकी क्षमता 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 18 में 1000 का गुणा करेंगे, 18 में तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा। फिर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 का गुणा करेंगे तो वोल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.11 × 10⁻31 अपान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 × 10⁻19। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे 4 × 10⁻6। तो ये सॉल्व करने में आ जाएगा 11.3 मीटर। ये हमारा R आ गया, ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माना इलेक्ट्रॉन पुंज बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में प्रवेश करते हैं। तो ये बिंदु A है तो यहाँ पर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल इसमें प्रवेश करते हैं, इस तरह से जैसे डॉट डॉट लाइन बनाई गई। तो प्रवेश करते हैं तथा क्षैतिज दिशा में x बराबर 0.30 मीटर दूरी तय करने तक बिंदु B पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से बिंदु B पर पहुँच जाते हैं। तब अगर हम चित्र से तुलना करें तो चित्र से अगर हम देखें तो साइन थीटा, तो जैसे हमने आपको बताया था ये पास में कास और सामने साइन, जैसे कास थीटा है तो ये साइन थीटा होगा। इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, ये एंगल है। तो लाल बटे कक्का हमने आपको बताया था। तो साइन कास टैन, तो साइन ये है लंब बटे कर्ण। तो साइन में लंब बटे कर्ण करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लंब है और कर्ण ये R है तो x/R हो गया। तो x हमको पता है 0.30 ये वाला, अपान R अभी हमने निकाला है 11.3 मीटर। तो आ गया 0.0265 यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स 0.0265। ये होता है लगभग 1.52 डिग्री के। तो एंगल कितना आ गया 1.52 डिग्री। अब कह रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का ऊपर अथवा नीचे की ओर विस्थापन, तो ऊपर या नीचे की ओर विस्थापन, तो ये y हमको निकालना है, y। तो ऊपर या नीचे की ओर विस्थापन तो y = OA - OC।
y इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी। तो अगर ओ ए में ये ओ सी घटा दिया जाए तो ये दूरी y निकल आएगी। तो ओ ए माइनस ओ सी की है। तो y इक्वल टू ए माइनस ओ सी। अब ओ ए जो है हमारा, ओ ए ये एक वृत्त की त्रिज्या है, चाहे ये हो एक ही बराबर होगी। तो ओ ए बराबर आर हो जाएगी और ओ सी बराबर आर कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओ ए की जगह आर रख दिया, ओ सी की जगह आर कास थीटा। तो ये हो गया आर, कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू आर की वैल्यू हमने अभी निकाला है 11.3 ब्रैकेट पे 1 माइनस कास थीटा। अब थीटा की जगह 1.52 रखेंगे तो कास 1.52 डिग्री की वैल्यू होती है 0.9996। तो इसको जब रखेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर, या y इक्वल टू लगभग 4 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर ऊपर अथवा नीचे की ओर विस्थापन होगा इलेक्ट्रॉनों का जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अब देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपकी नई वाली एनसीईआरटी में इस तरह के न क्वेश्चन दिए गए हैं और ना आपका जो चैप्टर था उसमें इस तरह के जो उदाहरण है वो दिए गए हैं। तो अब जो नया सिलेबस है नीट का उसमें इन क्वेश्चनों की उम्मीद हम नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग इसको पढ़े ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है। कह रहा है अनुचुंबकीय लवण के एक नमूने में 2 × 10⁻24 परमाणु द्विध्रुव है, जिनमें से प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.5 × 10⁻23 जूल पर टेस्ला है। इस नमूने को 0.64 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और 4.2 केल्विन ताप पर ठंडा किया गया। इसमें 15% चुंबकीय संतृप्तता आ गई। यदि इस नमूने को 0.98 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 2.8 केल्विन ताप पर रखा गया हो तो इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। यह हम मान सकते हैं कि क्यूरी नियम लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर क्यूरी नियम की बात की गई है, जबकि आपकी नई एनसीईआरटी में क्यूरी नियम लागू नहीं दिया गया। तो क्यूरी का नियम होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो पैरामैग्नेटिक में बदलता है, तो वही क्यूरी तापमान होता है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, तो जो क्वेश्चन दिया गया है बस उतने पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो एक पैरामैग्नेटिक साल्ट है, उसके नमूने में 2 × 10⁻24 आइटम डाइपोल शो कर रहे हैं, यानी द्विध्रुव जैसा व्यवहार करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.5 × 10⁻23 जूल पर टेस्ला है। और इस पूरे नमूने को 0.64 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है और वहाँ पर टेम्परेचर कितना है रख करके 4.2 केल्विन ताप तक ठंडा किया गया है। ठंडा करने पे क्या हो रहा है कि इसमें 15% चुंबकीय संतृप्तता आ गई, यानी 15% जो चुंबकीय क्षेत्र था उसमें संतृप्तता आ गई। तो कह रहा है यदि इस नमूने को इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इतने केल्विन ताप पर रखा जाए तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जो हमने पदार्थ लिया है उसमें कितने एटम द्विध्रुव आघूर्ण वाले हैं, 2 × 10⁻24। तो n बराबर 2 × 10⁻24 हो गया। जो वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण वो है 1.5 × 10⁻23 जूल पर टेस्ला। तो ये m की वैल्यू लिख दिया गया। पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.64 टेस्ला,
कितने टेम्परेचर पर, 4.2 केल्विन पर। तो B1 ये हो गया, T1 ये हो गया। और चुंबकीय संतृप्तता कितनी है M1, 15%। अब B2 हमको बता रहा है कि अगर 0.98 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र हो और तापमान T2 2.8 केल्विन हो तो चुंबकीय संतृप्तता M2 कितना होगी। तो चुंबकीय संतृप्तता की स्थिति में पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण M कैपिटल N इंटू M। तो नंबर कितना है, 2 × 10⁻24 और M हमको दिया है 1.5 × 10⁻23। तो यह आ गया 30 जूल पर टेस्ला। ये चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ गई पूरे पदार्थ की। ये एक एटम की चुंबकीय आघूर्ण था, पूरे पदार्थ का ये आ गया। अब पहली स्थिति में हम लोग देख लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण M1 M का 15% है। तो M हमारा टोटल इतना है, तो इसका 15% यानी 15m/100। तो यह आ गया 15 × 30/100, यह आ गया 4.5 जूल पर टेस्ला। तो चूँकि क्यूरी नियम लागू होता है अतः M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/T होगा क्यूरी नियम के अनुसार। तो यहाँ पर M2/M1 = B2/T2 इंटू T1/B1 हो जाएगा। तो M2 हमारा आ जाएगा, M1 इधर चला जाएगा तो B2/B1 इंटू T1/T2 इंटू M1। तो B2 हमारा दिया है 0.98 B1 हमको दिया है 0.64 इंटू T1 हमको दिया है 4.2 T2 हमको दिया है 2.8 इंटू M1 हमको दिया है 4.5। सॉल्व किया तो आ गया 7.88 यानी लगभग 7.9 जूल पर टेस्ला। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है एक रोलिंग रिंग की औसत त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और उसमें 800 आपेक्षिक चुंबकशीलता के लौह चुंबकीय क्रोड पर 3500 फेरे लपेटे गए। 1.2 एम्पीयर की चुंबकीय धारा के कारण उसके क्रोड में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो रिंग की जो औसत त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर यानी अल्फा = 0.15 मीटर या 15 सेंटीमीटर। और जो हमको फेरों की संख्या दी गई है वो आपेक्षिक चुंबकशीलता दी गई है वो 800 है। तो μr = 800। फेरों की संख्या 3500 है तो n = 35। करंट का फ्लो I = 1.2 एम्पियर है, उसको लिख दिया गया। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रहा है वो हमको बताना है, B की वैल्यू। अब देखें यहाँ पर रोलिंग रिंग है, रोलैंड रिंग। तो रिंग के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है B = μNI/L यानी μ0 μr NI/2πa। ये फार्मूला होगा। म्यू बराबर होता है μ0 μr। और जो L है, अगर कोई L लंबाई का कोई तार है उसको घुमा करके ऐसे बना दिया जाए रिंग या छल्ला, तो ये लंबाई जो L है वही इसकी परिधि के बराबर होगी क्योंकि घुमा करके मोड़ दिया गया। तो यही L हमारा 2πa के बराबर होगा, जहाँ a इसकी त्रिज्या होगी। तो वही L की जगह 2πa रख दिया। तो ये फार्मूला बन गया। तो अभीष्ट क्षेत्र B बराबर μ0 की वैल्यू होती है 4.10⁻⁷ म्यू की वैल्यू, यही μ0 μr है। तो डायरेक्ट 4.10⁻⁷ लिख दिया। n फेरों की संख्या 3500 और करंट I 1.2 है और 800 आपेक्षिक चुंबकशीलता है। यहाँ μr की वैल्यू 800 है, μ0 की वैल्यू है 4.10⁻⁷। μ0 की वैल्यू ये है और μr की वैल्यू ये है। फेरों की संख्या ये है, करंट ये है अपॉन 2π इंटू जो रिंग की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर। सॉल्व किया तो B बराबर आ गया 4.48 टेस्ला। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है। कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के नज चक्रणीय कोणीय संवेग S एवं कोणीय
कक्षीय कोणीय संवेग L के साथ जुड़े चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः म्यूएस और म्यूएल है। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर चक्रणीय कोणीय संवेग यानी घूमने वाला कोणीय संवेग कौन सा है, यस है, और कक्षीय उसकी दो तरह से घूमेगा। जैसे पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर, तो मान लीजिए सूरज है, उसके चारों ओर ऐसे पृथ्वी घूमती है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे तो घूमती ही है और साथ में अपनी खुद भी घूमती है इस तरह। तो चक्रण भी है इस तरह से और रोटेशन भी है। तो कक्षीय कोणीय संवेग L दिया है और चक्रणीय कोणीय संवेग S दिया है किसी इलेक्ट्रॉन का। तो कह रहा है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इनके मान क्रमशः निम्न प्रकार दिए गए। तो स्पिन वाला म्यूएस इक्वल टू माइनस ई बाई एम वेक्टर एस एवं म्यू एल इक्वल टू माइनस ई बाई 2m वेक्टर एल। कह रहा है और प्रयोगात्मक रूप से अत्यंत परिशुद्धता पूर्वक पुष्ट, यानी प्रयोग के द्वारा इसको पुष्ट भी किया जा चुका है, तो प्योर यही निकला है। कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजक चिरसम्मत सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त करने की आशा की जा सकती है, उस चिरसम्मत आधार पर प्राप्त होने वाले व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। तो कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजक चिरसम्मत सिद्धांत है, यानी प्राचीन काल से जो चले आ रहे हैं उन सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। तो एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं और करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए व्यंजक दिया है वेक्टर म्यू एल इक्वल टू माइनस ई बाई 2m वेक्टर एल। ये चिरसम्मत सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है इसको। तो कह रहा माना इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की वृत्ति कक्षा में चक्कर लगा रहा है तथा इसका परिक्रमण काल t है, यानी घूमने में पूरा t समय लेता है। तब परिक्रमण के कारण कक्षा में धारा I, तो Q इक्वल टू आई टी होता है, तो I इक्वल टू क्यू अपान टी होगा। या इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह ही रखेंगे तो I बराबर E अपान टी होगा। ये हमारा फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी, तो I इक्वल टू क्यू अपान टी, या Q की जगह हम E भी रख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर रखी गई है। अब देखिए परिक्रमण काल के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण म्यू एल इक्वल टू आई ए, ये फार्मूला होता है। तो आई की जगह ई अपान टी रख देंगे और ये हमारा क्षेत्रफल है, तो पाई आर स्क्वायर होगा। किसी वृत्तीय कक्षा का क्षेत्रफल अगर लिया जाए तो पाई आर स्क्वायर होगा। जबकि कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल इक्वल टू एम वी आर होता है फार्मूला। तो एम वी की जगह क्या होगा, जो वी है हमारा वो 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा। वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर इंटू ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है। तो यही 2 पाई आर बाई टी रख दिया वी की जगह, और ये आर हो गया, तो आ गया 2 पाई एम आर स्क्वायर बाई टी। यानी क्या होगा, ये एल है। अब एल में क्या कर रहा है कि ये म्यू एल अपान एल, यानी इसमें से इसका भाग दे रहा है। तो म्यू एल अपान एल इक्वल टू, अब ये ऊपर रहेगा ई अपान टी इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये उल्टा हो जाएगा गुणा करेंगे, या तो बटे लिख दें या गुणा करें तो उल्टा हो जाएगा। तो इसने गुणा किया है तो टी ऊपर चला गया, अपान ये नीचे आ गया 2 पाई एम आर स्क्वायर। सॉल्व करने पे आ गया ई बाई 2m, यानी म्यू एल इक्वल टू ई बाई 2m इंटू एल। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ई ऋणात्मक होता है, अतः वेक्टर म्यू एल वेक्टर एल सदिशों की दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। इसलिए सदिश रूप में लिखने पर, तो अगर हम सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर म्यू एल इक्वल टू, चूँकि इलेक्ट्रॉन है वो सदिश रूप में लिखा जा रहा है तो उसका चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव भी दिखाना पड़ेगा। तो माइनस साइन लग गया ई बाई 2m
और ये एल वेक्टर एल हो गया। तो इस प्रकार से निकल के हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।